जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार प्रेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट होगा प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म की तरफ से बिहार प्रेस के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाल दिया गया है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप पूरा क्लास को देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है ना किस प्रकार इसमें दिया गया है। बिल्कुल जो है ना आपका देखिए न्यू पैटर्न पे आधारित है। देखिए बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर पे क्या किया गया, तो तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। पूरा क्लास को देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि हाँ आपको क्लास कैसा लगा और इसमें किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो टोटल जो है ना 30 सेट दिया गया है। तो 30 सेट में जो है ना पर डे आपका एक सेट आएगा और एक सेट कर करके जो है ना 30 दिन में इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टार्ट है उसका भी क्लास आपका कंटिन्यू आएगा। और आप सभी से जो है ना हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप इस चैनल पे जो भी क्लास आता है, या तो बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट आता है या तो बिहार प्रेस का आता है, सभी लोग आप लोग देखा कीजिए। आपके लिए जो है ना ऐसा कुछ नहीं कि हाँ बिहार दरवा का इतना भी अलग रहता है और बिहार प्रेस का अलग रहता है। सभी को क्लास को देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका इस चैनल से जो है ना आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जो प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है और बहुत ही इसमें हम क्वेश्चन का देखें, बहुत जो सेट किया गया है ना पैटर्न पे बहुत ही लाजवाब है। तो आप लोग पूरा क्लास को देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि इसमें क्वेश्चन किस लेवल से सेट किया गया है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है कैसा लगा आपको। ठीक है, तो देखिए आज के इस क्लास में सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और सेट नंबर कितना है, तो 1 है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें 18,000 प्लस मेंबर है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्लास टेस्ट जितने भी होता है सारा आपको वहाँ कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग जो है ना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह मतलब अहमियत दी गई है, क्योंकि क्या कारण है बताइए। इसमें अहमियत क्यों दिया गया है बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि इसके संचालन का कुछ अनुभव था कि सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने में अनेक लाभ थे। ठीक है, ये भी कारण था। और नेक्स्ट है संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका मतलब फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। ठीक है, ये भी था। और तीसरा कह रहा है कि बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए क्या अनुकूलन थी, ये भी था। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था बताइए, क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन बनाया था। कौन बनाया था, उदयन बनाया था। और याद रखिएगा कि उदयन हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। और हर्यक वंश का पितृहंस वंश के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, और हर्यक वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, नागदशक था। कौन था, नागदशक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है बताइए, कौन सा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया बताइए, कौन सा धारा है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। धारा कितना है, 342 है। क्या है, धारा 342। तो याद रखिएगा है कि भारतीय संविधान की धारा 342 के अंतर्गत आदिवासियों को क्या है, तो कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। ठीक है, अगर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जाति से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है बताइए। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सुरक्षा के लिए क्या है, जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए कि मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। अनुच्छेद 355 क्या है, अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार क्या उत्तरदायी होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 368 का संबंध किसे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है बताइए। कह रहा है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से क्या है, तो कम।
तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है, सभी मदों से प्राप्त आय और खर्च से क्या है तो कम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, करा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू क्या है पैसिव वॉइस। यहाँ सेंटेंस दिया गया है मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश, बताइए मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। वी आर टाउट इंग्लिश बाई मिस्टर कुमार। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस दिया है द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, नेस जुड़ेगा। क्या आगे जुड़ेगा, नेस, केयरलेस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली, यहाँ पे इनकरेक्टली वर्ड चूज करना है स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। द यूनिवर्सिटी क्लेम्स अ स्टूडेंट कैन फेस ए लॉ सूट ऑफ फाइन वायलेटिंग द यूएनओ स्मोकिंग क्या प्रोविजन, बताइए इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, यूनिवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, UNIVERSITY होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, सी नंबर क्या है, तो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ क्या है, गलत है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव, कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव्स विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स एंड क्या है सेंटेंस। यहाँ पे दिया इमिटिंग, क्या है, इमिटिंग इनकन्वीनियंस, बताइए क्या होगा। कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस दिया हुआ है, क्या इरेटिंग, क्या है रेटिंग इनकन्वीनियंस, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। इरेटिंग क्या है, इनकन्वीनियंस मतलब क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, हैसल होगा। क्या होगा, हैसल मतलब क्या होता है, परेशानी, झंझट या कठिनाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे दिया हुआ है राम गेव मी खालिस्तान 1 रुपी नोट, बताइए क्या भराएगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ए होगा। राम गेव मी ए 1 रुपी नोट, क्या होगा, राम गेव मी ए 1 रुपी क्या होगा, तो नोट होगा। ठीक है, 1 के प्रथम अक्षर का उच्चारण कांस्टेंट से है, इसलिए रिक्त स्थान पे क्या आएगा, तो ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, बताइए कौन सा अधिकार नहीं प्रदान किया गया, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है, लेकिन देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया गया है, और लिंग समानता का अधिकार दिया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, और संसदीय अधिनियम द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, और सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है। ठीक है, और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समारिया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितना में वर्णन है, तो भाग 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार का वर्णन बोलेगा कितना से कितना अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 अनुच्छेद तक दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र के साथ। किसके साथ किया गया है, मिस्र के साथ किया गया है। ठीक है, तो भारत और मिस्र देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में है। कहाँ है, नागालैंड में। तो याद रखिए कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत कौन सा राज्य में, तो नागालैंड में है। और झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, तो हानिकारक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था, बताइए कौन सा वर्ष किया था, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में किया था। कब किया था, 2016 में किया था।
तो याद रखिएगा कि बिहार सरकार ने 2016 ईस्वी में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था और यह आरक्षण सभी स्तरों पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में बिहार द्वारा दिया जा रहा है। और शिक्षा विभाग में कितना परसेंट है, तो 50% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 15 कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, बताइए। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, बताइए, क्या होगा। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सम्मान है। क्या है, राजेंद्र सम्मान है। ठीक है, तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार क्या है, तो राजेंद्र सम्मान है। और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। और सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए निर्देश 16 से 18 में क्या है, गद्यांश दिया, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें पढ़ करके जो है नीचे उत्तर देना रहता है गद्यांश में। एक आपका जो है ना 2 क्वेश्चन आपका इससे पक्का रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय लेखकों की कीमत खराब है क्योंकि क्या कारण है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि क्या कारण, बताइए, क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो गद्यांश के अनुसार भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वो अपनी बात भारतीय शिक्षकों पाठकों तक जो है ना नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 17 कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त गद्यांश जो दिया गया था ऊपर में, तो कह रहा है उसके बारे में शीर्षक दीजिए, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की क्या है, दुर्व्यवस्था। क्या, भारत की क्या है, दुर्वस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत की सुशिक्षित समाज का कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। क्या होगा, अंग्रेजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताइए कौन सा होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, भूलक्कड़ है। क्या है, भूलक्कड़ है। ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द क्या है, भूलक्कड़, मतलब भूलने वाला होता है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरला से फल खाया जाता है का कर्तृवाच्य होगा, बताइए। सरला से फल खाया जाता है, कर्तृवाच्य क्या होगा, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, सरला फल खाती है। क्या है, सरला फल खाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्स सूचक द्वारा मापी जाती है। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्स सूचक द्वारा क्या होती है, तो मापी जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है, बताइए। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूत्रकणिका। क्या होगा, सूत्रकणिका में होता है। ठीक है, तो एटीपी का उत्पादन सूत्रकणिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। और कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का मुक्त होना तथा CO2 का बढ़ना आंतरिक या कोशिकीय श्वसन, ठीक है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, याद रखिए, इंटरनल ऑफ सर्कुलर रिस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है, बताइए। कह रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, तो याद रखिए कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है और अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावक्त सतह होता है। ठीक है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, जबकि उत्तल दर्पण का क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है, बताइए। ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा, अनुप्रस्थ भी होगा, अनुदैर्घ्य भी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों होती है। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है और अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में क्या होता है, तो गमन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे 25 पे कह रहा है किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल के अप्रभावित रहती है। ये क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है। द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित हो रहती है। क्या है, गलत है। इसमें सही क्या है, तो द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। और द्रव के कणों के बीच जगह में होती है, बीच में जगह होती है, बिल्कुल सही है। द्रव के कण निरंतर गतिशील रहते, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है,
इसमें गलत पूछा था तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कौन सा लेंस कहलाता है बताइए। कह रहा है एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं, बताइए। कह रहा है कि जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाहिका और क्या है, वाहिनिका। क्या होगा, वाहिका और क्या होगा, वाहिनिका होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जाइलम ऊतक के वाहिका और वाहिनिका तत्व परस्पर क्या है, जल संवाहक चैनल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है एक ठोस पिंड की गति का विचार करें जो किसी प्रकार के किलकित या स्थिर इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है, बताइए क्या कहेंगे। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, तो एक ठोस पिंड की गति पर विचार करके किसी प्रकार से किलंकित या स्थिर इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से घूर्णन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प पर चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा 29 का। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, अधर में लटकना। क्या होगा, अधर में लटकना। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधर में लटकना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मनुष्यों में आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलेमेंथीज किस प्रजाति कारण होता है, बताइए। कह रहा है मनुष्यों में आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलेमेंथीज की किस प्रजाति कारण होता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होगा, एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल। क्या होगा, एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग को बता देखिए आप लोग का आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी नहीं बनेगा मैथ का क्वेश्चन तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर दिएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए 24 नंबर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 34 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए 35, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए 36 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, 36 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 36 का, तो 36 का डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो 37 नंबर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2:1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देखिए हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे सूची 1 में क्या है, मुहावरा है, सूची 2 में क्या है, तो अर्थ है। किसका अर्थ क्या होता है, किस मुहावरा का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताना है। बताइए आंखें दिखाना का मतलब क्या होता है, बताइए आंखें दिखाना का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा इसका, अत्यधिक क्रोधित होना। क्या होगा, अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना। बताइए इसका अर्थ क्या होता है मुहावरा का, ईंट से ईंट बजाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो विनाश करना। क्या होगा, विनाश करना। ठीक है, उल्लू बनाना का अर्थ क्या होता है, बताइए धोखा देना। क्या होगा, धोखा देना। और कमर कसना मतलब क्या होता है, तैयार होना। क्या होता है, तैयार होना। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ था, एशियंट ruins stood majestically on the hilltop. In the above sentences identify the parts of a speech of the word ancient का क्या होगा, बताइए ancient का क्या होगा, बताइए। द कह रहा है ancient ruins stood majestically on the hilltop. In the above sentences identify the parts of a speech of the word ancient का क्या होगा, बताइए। एंशिएंट शब्द मतलब क्या है, रून्स मतलब नष्ट हुए, अवशेष की विशेषता बता रहा है। इसलिए जो क्या है, एक जो है ना, एक क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप लोग जो है ना मैथ का क्वेश्चन ना वीडियो रोक करके आप लोग बना लीजिए। ठीक है,
बाकी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी कभी भी आप क्लास के जब ख़त्म हो तो उसके बाद आप लोग मैथ बना लीजिए। बाकी जो भी मैथ ना बने तो आप लोग जो है ना हेल्प ले सकते हैं, या तो ग्रुप में भी आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कपास की पैदावार बताइए किस मिट्टी में अच्छी होती है। अगर मैथ हम बनाने लगेंगे तो पूरा वीडियो जो है ना लॉन्ग चल जाएगा वीडियो, तो आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए मैथ का सोल्यूशन और रीडिंग का सोल्यूशन आप लोग जो है ना खुद कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम डिटेल पीडीएफ डाल देंगे, तो आप वहाँ से अगर नहीं बनेगा तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक वापस एक क्वेश्चन पे कह रहा है कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है बताइए। कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी में होती है। किस में होती है? काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है बांदीपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है बताइए। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। और बांदीपुर वन जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? याद है कि 1973 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1973 में स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। बिल्कुल क्या है? तो सही है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। और अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और गैसीय अवस्था में कणु गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, ये क्या है? तो गलत है। क्या है? गलत है, ठीक है। याद रखिए ऑक्सीजन एक क्या है? रंगहीन, गंधहीन, प्रक्रियाशील गैस है, और हवा जीवन का क्या है? जीवन का सहायक घटक होता है, ठीक है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति गैस प्रकृति में अत्यधिक क्या है? तो संपीड़ित होती है। यह इसका अर्थ यह है कि दबाव डालने पर इसे संपीड़ित किया जा सकता है तथा बड़ी मात्रा में गैस को सिलेंडरों में संग्रहित किया जा सकता है तथा सुविधाजनक ढंग से परिवहन भी किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए डी नंबर क्या है? तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जोसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में बताइए क्या था बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि जोसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? तो वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जोसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज वर्ण में, ठीक है। और यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? 1834 में हुआ था, ठीक है। और जोसेफ मैजनी इटली के एकीकरण के प्रथम नेता थे जो रचनात्मक सृजन पर बल दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है बताइए। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं और ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ज्ञात करना है बोल रहा है, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 14/3 ओम होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में बात किया है, कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से क्या है? स्वतंत्र होता है। क्या है? तो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कह रहा है यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला कथन कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और 3 होगा। इसमें सही कथन पूछा था ना, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। देखिए दिया हुआ कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि मिलान कीजिए। यहाँ पे बताइए इसमें मिलान करना है। यहाँ पे कह रहा है ना कि मिलान करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बीमारियों और उनके जाँच का सही स्तंभ के रूप में मिलान कीजिए। इसमें कौन किसका होगा बताना है। देखिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं बताइए। तो बिडाल टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो टाइफाइड में करते हैं। कहाँ करते हैं? टाइफाइड में। और मोन्टेक्स का टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं बताइए। पता नहीं ये क्यों दिया है, बताइए। मोन्टेक्स टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं बताइए।
इसमें इसका करते हैं टीबी में, किस में करते हैं, टीबी में करते हैं, ठीक है। और टूर्निकेट टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, टूर्निकेट टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डेंगू बुखार में करते हैं, कहाँ करते हैं, डेंगू बुखार में। एलाइजा टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एलाइजा टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, HIV में करते हैं, कहाँ करते हैं, HIV में। और PCR टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, PCR टेस्ट का तो कहाँ करते हैं, मलेरिया में करते हैं, कहाँ करते हैं, मलेरिया में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, क्या होगा, ए होगा। 4 3 2 5 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि यदि एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक N1 के माध्यम से अपवर्तनांक N2 के माध्यम से इस प्रकार की यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण जो है R है, और क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 जो है ना मतलब छोटा होगा, I मतलब छोटा होगा लेस देन 90 डिग्री मानते हुए, तो N1/N2 के बराबर होगा। बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, sin I बटा sin R होगा, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है कि दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा आप मिश्रक मिलाया जाता है। बताइए, कह रहा है कि दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा भी मिश्रक मिलाया जाता है। बताइए, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलामाइन। किसका मिलाया जाता है, मेलामाइन को मिलाया जाता है, ठीक है। तो दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए मेलामाइन अभी मिश्रक मिलाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेलाग्रा। क्या होगा, पेलाग्रा होगा, ठीक है। तो पेलाग्रा को आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है, और पेलाग्रा विटामिन B3 मतलब नियासिन की गंभीर कमी कारण होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 6.0 से 7.6 के बीच pH मान अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है। बताइए, कह रहा है 6.0 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सा संवेदनशील डाई पीली हो जाती है। बताइए, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमोथाइमोल ब्लू होगा। क्या होगा, ब्रोमोथाइमोल ब्लू होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। बताइए, उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। बताइए, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थैलेसीमिया। क्या होगा, थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया उक्त रक्त विकार का नाम है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को क्या करता है, तो कम कर देता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। बताइए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिकीय द्रव तंतु क्या कहलाते हैं। बताइए, कह रहा है एक कोशिकीय को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रवी तंतु क्या कहलाता है। बताइए, तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरकु तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, तरकु तंतु कहलाता है, ठीक है। तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली एक कोशिकीय द्रवी तंतु तरकु तंतु कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। बताइए, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के कारण क्या होता है, गाय का दूध का रंग क्या होता है, तो पीला होता है। आगे देखिए दिया हुआ, कह रहा है ठोस CO2 दाब को खाली स्थान तक कम करने पर फिर खाली स्थान सीधे गैसीय अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, तो ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडलीय द्रव, ठीक है, तक कम करने पर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडलीय द्रव तक कम करने पर क्या होता है, द्रव अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है। बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र परितंत्र से संबंधित है। बताइए, देखिए पहला कह रहा है कि इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ये क्या है, संबंधित है। क्या है, संबंधित है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते, ये भी क्या है, संबंधित है परितंत्र से। और आगे कह रहा है आप घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, ये भी क्या है, तो संबंधित। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 2 3 तीनों होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। बताइए,
पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी और खनिज लवण। क्या होगा? पानी और खनिज लवण। ठीक है, तो पौधे में जाइलम उत्तक पानी एवं खनिज लवण का संवहन करता है। ठीक है, और जाइलम इसे प्रायः कास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट भी कहते हैं। जाइलम किसे कहते हैं? तो जाइलम जो होता है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने में मदद करता है, और जो फ्लोएम होता है यह भी एक क्या है? संवाहक उत्तक है। क्या है? तो संवहन उत्तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है, बताइए। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्क पत्र में। किसमें होता है? सल्क पत्र में। नेक्स्ट है यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, बताइए। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था, और हंटर समिति जो है ना 7 सदस्यीय समिति था, और हंटर समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन था? लॉर्ड विलियम हंटर था। कौन था? लॉर्ड विलियम हंटर था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, बताइए। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, बताइए। क्या होगा? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। क्या होगा? स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है किसने खिलाफत खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः क्या है? प्रस्तुत नहीं होगा, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी क्या है? पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। कौन देखा था? महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो कि 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, और याद है खिलाफत आंदोलन को 1919 से 1922 ईस्वी के बीच चलाया गया था, और भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के भी धारक था और के सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक है, और भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता बोलेगा मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, बताइए। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, बताइए। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला में खुला था। कहाँ से खुला था? घाटशिला में खुला था। ठीक है, तो याद रखिए कि भारत में तांबा गलाने के आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? घाटशिला में खुला था। ठीक है, और भारत का प्रथम कॉपर उद्योग की शुरुआत 1924 में घाटशिला में हुआ था, जिसका विस्तार 1930 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में किया गया है। और घाटशिला जो है ना झारखंड के जमशेदपुर के पास पूर्वी सिंहभूम जिले में क्या है? तो स्थित है। आगे कह रहा है कि बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, बताइए। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेध है। क्या है? सुमेध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ओम ब्रूड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, बताइए। निम्नलिखित में ओम ब्रूड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। क्या होगा? स्वीडन 1809। ठीक है, तो ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है ना स्वीडन से मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? स्वीडन से मानी जाती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है, बताइए। कौन नहीं है? 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, महासागर होगा। क्या होगा? महासागर होगा।
तो निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? महासागर नहीं है, लेकिन नदी है, बर्फ की चादर है, भूजल है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया? बताइए, किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया? बताइए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा सक्षम ऐप का संबंध किससे है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से। ठीक है, नेक्स्ट है सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? बताइए, सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? बताइए, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। कहाँ किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, तो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया जा रहा है और यह मुकाबला 20 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित होगा। ठीक है, और याद रखिए यह मुकाबला जापान, यूएसए, फ्रांस, ब्राज़ील सहित 19 देश हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल स्थापना हुआ था? बताइए, कह किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? बताइए, कब हुआ था? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1854 में हुआ था। नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? बताइए, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? बताइए, तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? बताइए, क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन से किया है। कहाँ से किया? स्पेन से किया है। तो याद रखिएगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने स्पेन के संविधान से किया है, तो ग्रहण किया है, और भारतीय संविधान ने यह विचार वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ करनीन में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? बताइए, करनीन में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? बताइए, क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुनरो कहा था। कौन कहा था? मुनरो कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत माता कविता किस कवि की रचना है? बताइए, भारत माता कविता किस कवि की रचना है? बताइए, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत का है। नेक्स्ट है तत्कालीन का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, यहाँ पे तल्लीन दिया हुआ, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, तत् जोड़ लीन। क्या होगा? तल्लीन होगा, तत् जोड़ लीन क्या होगा? तल्लीन का संधि विच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बताइए, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बताइए, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपहास। क्या होगा? उपहास। तो किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होता है? उपहास होता है। ठीक है, एक शब्द में। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? बताइए, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? यहाँ पे वाक्य दिया हुआ, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। बताइए, क्या होगा? इसमें कौन अशुद्धियाँ हैं? बताइए, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। क्या देखिए इस वाक्य में संज्ञा संबंधी गलती दी गई है। सही वाक्य होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। क्या होगा? मैं रविवार क्या बोल रहा है? मैं रविवार को, यहाँ पे को होगा, तुम्हारे घर आऊँगा, तब क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कह रहा है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? बताइए, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? बताइए, 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 17.5%। नेक्स्ट है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। ठीक है, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, नेक्स्ट है गरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए, गरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाविक से था। किससे था? नाविक से था। ठीक है, तो गरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? बताइए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? बताइए, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन रविंद्र को चुना गया है। ठीक है, तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का जो है ना कि कितने नंबर से प्रदूषित देश बन गया? बताइए, कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कितने नंबर का सबसे प्रदूषित देश बन गया? बताइए, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां। क्या बना है? 5वां नंबर का देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का पर विचार प्रस्तुत किया था? बताइए, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना पर विचार प्रस्तुत किया था? बताइए, क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। कौन प्रस्तुत किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल प्रस्तुत किया था।
नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता, बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता, लेकिन राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है, बजट का अध्ययन किया जाता है और रोजगार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेटन वुड्स समझौता। क्या होगा, ब्रेटन वुड्स समझौता। तो करा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, बताइए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। करा निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या होगा, तो जिंक होगा। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या होगा, जिंक होगा। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम होता है। ठीक है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, सोना होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या है, अनिवार्य है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, Ca++। ठीक है, Ca क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो विटामिन के एक फाइब्रिनोजन के कारण रक्त का थक्का जमता है और हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। ठीक है, और विटामिन के को प्राप्त करने के स्रोत टमाटर, सोयाबीन व हरी साग सब्जियां हैं। और विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरोल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, बताइए। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। तो नरेगा को मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया और यह कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में सितंबर 2003 में पारित हुआ था। और यह जो है ना फरवरी इसकी, और याद रखिएगा यह इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है, बताइए किसको माना जाता है। जीवन का आधारभूत पदार्थ किसको माना जाता है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव को मानते हैं। किसको मानते हैं, जीव द्रव को। ठीक है, नेक्स्ट है करा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है, बताइए किसमें होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग में। किसमें होता है, लाल रंग में। नहीं देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बताइए। करें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है, वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, बताइए। वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, बताइए क्या होगा। वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, तो क्या होगा, इसमें होता है ना, इसका क्या होगा, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, रेप्टाइल्स होगा। क्या होगा, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाला जंतु होता है। ठीक है, इंसेक्ट मतलब क्या होता है, तो कीट पतंगे होता है। मैमल्स मतलब क्या होता है, तो स्तनधारी जीव जंतुएं होता है। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, वो भयचर होता है। ठीक है, आगे देखिए कर दिया हुआ है, करे कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दया इज सफरिंग, बताइए खाली स्थान क्या भराएगा, फीवर। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रोम भराएगा। क्या हो, दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिले का क्या होगा, बताइए डिले का। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एडवांस होगा। क्या होगा, एडवांस होगा। ठीक है, डिले मतलब होता है देर करना। इसका कुछ एंटोनिम्स इस प्रकार होगा, क्या होगा, एडवांस मतलब आगे होता है और कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जारी रखना होता है। ठीक है, आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, क्या है, ट्रांसाइलेंट है, बताइए। ट्रांसिएंट है, बताइए। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का क्या होगा, बताइए। ट्रांसिएंट का क्या होगा, ट्रांसिएंट क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, क्षणिक या अल्पकालिक होता है। इसका सिनोनिम बात करें क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्पररी होगा। क्या होगा, टेम्पररी होगा।
लाइए देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे बॉटम लाइन दिया बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बॉटम लाइन का क्या होगा बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है। क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ठीक है, तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं आप लोग इस क्लास को जो है सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस का बैच होमवर्क से नहीं ज्वाइन की, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको जो है ना होमवर्क के साथ साथ आपको सारा बुक का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो आप इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए लूसेंट है, ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी सार संग्रह, एसपीडी ब्रह्मास्त्र समान ज्ञान है, और लूसेंट एसपीडी का जो है ना समान विज्ञान भी है। ये सभी बुक से जो है ना आपको कंप्लीट करवाया जाएगा होमवर्क। और बाकी जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा, देखिए जैसे देखिए अभी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आया है, और देखिए क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। और ये देखिए साइंस का स्पेशल बिहार दरोगा बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा केस में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका स्पेशल आर्ट्स का भी आया है, तो आर्ट्स का भी करवा देंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका जो फ़ी है 99 है। आपका एग्जाम तक जो है आपका ये ग्रुप चलते रहेगा। लगभग आपका एग्जाम का डेट तो आ ही गया है, तो एग्जाम तक पूरी कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश रहेगा कि पूरा जो बुक है ना उसको खत्म करवाए। जितना से जितना कम से कम 100 से ज़्यादा 150 प्रैक्टिस, जितना भी मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो सारा आपको जो है ना पर डे तो प्रैक्टिस सेट दिया ही जा रहा है, तो पर डे प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। 100% जो है ना सारा बुक जितना भी बुक दिया हुआ है सारा वो खत्म करवाएंगे। मेन जो है ना बुक का जो होमवर्क है 4 बुक से करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि जैसे ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक आ रहा है तो उसको भी जो है ना कवर जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है, बिहार पुलिस का शुरू से तैयारी करना है, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी अगर मार्केट से प्रैक्टिस सेट लाइएगा आपका 200 जरूर पड़ेगा। और इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं आप आराम से जो है ना इस ग्रुप में जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और जो भी पढ़ने वाले हैं वही लोग ज्वाइन कीजिएगा, फालतू लोग को ज्वाइन नहीं करना है। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, तो राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है ना इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको 3 लिंक मिलेगा। एक नंबर 1 ग्रुप टेस्ट 3 जिसमें टेस्ट होता है, एक करंट अफेयर्स का हो, एक राहुल स्टडी ग्रुप का हो। तीनों लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा अपडेट, एक करंट का तो है ही है, एक में टेस्ट होता है, एक में सारा टेस्ट PDF सारा कुछ उसी में दिया जाता है राहुल स्टडी ग्रुप में। ठीक है, तो इसका फ़ी 99 है। जिनको भी ज्वाइन करना है, जुड़ करके शुरू से तैयारी करना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये सारा लिखा हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी लेना है तो आप पूछ सकते हैं, आपको सारा जानकारी आपको बता दिया जाएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।